हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका? कल की वीडियो का भी अच्छा रिस्पांस रहा और कुछ लोगों ने ये कहा कि सर इंडेक्स की एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे होती है ये बताएं। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम ये सीखना शुरू कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी टेक्निकल वर्डिंग दे रखी है इस मॉड्यूल के अंदर, बट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे समझने के लिए। अब जैसे कल मैंने आपको कहा था कि भाई जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उसके बेस पे कैलकुलेशन होती है। तो जरा पढ़े निफ्टी 50 के बारे में यहाँ क्या लिखा है। टेंशन ना लेना, सब समझ आएगा। Nifty 50 is computed using the float adjusted market capitalization weighted methodology, wherein the level of index reflects the total value of stocks in the index to the stocks in the index relative to the particular base period. तो थोड़ा घूम गए होंगे कि इधर उधर हो रहा है यार, ये ला रहे हैं बेटा, सारा वापस ला रहे हैं। एक थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद आप एन मस्त समझेंगे कि इंडेक्स कैसे मूव करता है। पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। सर ये तो बहुत आसान है। किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर देख लो, जिस तरह मान लो 1000 शेयर हैं, प्राइस पर शेयर देख लो, ये होता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप कह देते हैं जिसे हम। मान लो इस एग्जांपल में 1 लाख रुपया आ गया। ठीक है जी, मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ लिया आपने। फिर इंडेक्स की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो ये आपने देखा होगा फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन से होती है। ये मेथड है इनका। अब ये फ्लोट एडजस्टेड क्या है वो समझते हैं। हमें एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन समझाई गई है, एक बताया गया कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप चाहिए। अभी जो आपके सामने है वो फ्री फ्लोट नहीं है, वो इस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू है एक तरह से। अब इसमें से फ्री फ्लोट ढूंढनी पड़ेगी। फ्री फ्लोट कैसे आएगा? शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू प्राइस, यहां तक तो सर यहां भी था, इनटू IWF। अब ये IWF क्या है? सर जी मेरे को बहुत सिंपल भाषा में बोलना हो ताकि काम बंदा जिसको कॉमर्स वाली बैकग्राउंड नहीं भी है उसे भी समझ आ जाए। भैया IWF का मतलब कुछ ऐसा है कि ये एक परसेंटेज है जो इंडिकेट करती है कि कितने शेयर रोजाना ट्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं। मतलब इसमें जिसने कंपनी को बनाया जैसे प्रमोटर, उसके शेयर नहीं आते। अगर गवर्नमेंट ने कोई हिस्सेदारी डाली एज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, वो नहीं आते। और ऐसे शेयर्स मतलब कि जो रोज ट्रेड नहीं होते वो बाहर कर दिए जाते हैं। हाँ, जे आपको इसे एक्सपर्ट तरीके से समझना है, तो थोड़ा मेरे साथ आगे आए। IWF का मतलब है इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर्स। इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर्स। अब वो इसमें समझा रहा है कि कैसे इसे कैलकुलेशन की जाएगी। इन्वेस्टेबल वेट एज द टर्म सुजेस्ट इज द यूनिट ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। मतलब कि ये वो स्टॉक्स हैं इन नंबरिंग जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, मतलब जिनमें आम तौर पे रोज ट्रेड हो सकता है, एंड विच इज नॉट हेल्ड बाय एन एंटिटी हैविंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन अ कंपनी। मतलब जो ब्लॉक्ड शेयर है ना एक तरह से, वो नहीं है इसके अंदर। अब ये IWF जो है वो हर एक कंपनी के लिए इंडेक्स में डिटरमिन किया जाता है। कंपनियां अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग की इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस को देती हैं, तो वो सारा कंप्यूट करते हैं। अब किस तरह के शेयर हटा दिए जाते हैं IWF कंप्यूट करते वक्त, इन्वेस्टेबल वेट कंप्यूट करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें हट जाती हैं वो मेरे साथ देखें। बहुत इजी से समझ आ जाएगा आपको। जिनका थोड़ा कॉमर्स वाला बैकग्राउंड है उनको बहुत इजी, बाकी लोग भी अगर ध्यान देंगे तो समझ लेंगे। जैसे शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, मतलब जो प्रमोटर शेयर होल्ड कर रहा है वो इसमें नहीं आएंगे। गवर्नमेंट की अगर होल्डिंग है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की तरह नहीं आएगी। शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर थ्रू ADR GDR नहीं आएंगे। स्ट्रेटेजिक स्टेक्स बाय कॉर्पोरेट बॉडीज, FDIs, ये सब। तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्रमोटर होल्डिंग्स हैं या कुछ ऐसे शेयर्स और भी जो आपने देखे कि भाई जो आम तौर पे रोजाना खरीद बेच जिनमें नहीं की जाती, वो हटा के हम अपने फ्री फ्लोट तक पहुंच सकते हैं। इस पे भी हमने एक एग्जांपल आगे रखा है। यहाँ दिखाया गया कि मान लो ये एक कंपनी है XYZ, इसके टोटल शेयर हैं 1 करोड़। अब बताया गया कि इसमें से प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग इतनी है, नंबर ऑफ शेयर भी और परसेंटेज भी निकाल दी गई है। 1 करोड़ शेयर टोटल है, 19,75,000 प्रमोटर ओन करता है, तो 19.75 प्रमोटर के हो गए। गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 50,000 शेयर। फिर ऐसे ही प्रमोटर्स थ्रू ADR GDR, फिर इक्विटी हेल्ड बाय एसोसिएट या ग्रुप कंपनीज, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, शेयर जो लॉक इन पीरियड में है, जैसे आजकल कंपनियां ESOP देती है ना अपने एम्प्लॉयज को, शेयर्स देती है जिस तरह आपने सुना होगा। उसमें कई बार कंडीशन रख देती हैं कि आप ये बेच नहीं सकते 3 सालों तक,
वो वाले शेयर भी डिलीट। अब इन्होंने क्या किया कि इस 1 करोड़ शेयर में से, मतलब कि यहाँ जो 1 करोड़ शेयर आपके पास हैं, ये सारे शेयर हटा दिए, ये सारे शेयर हटा दिए, फिर 1 करोड़ से डिवाइड कर दिया, तो तकरीबन 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 इनका 61% बचा। मतलब 1 करोड़ में से आप कह सकते हो कि 61 लाख शेयर्स ऐसे हैं जो खुलेआम ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। इट इज बेसिकली हेल्ड बाय जनरल पब्लिक, नॉट बाय द प्रमोटर्स, नॉट बाय द इन्वेस्टर्स। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने लंबे समय के लिए पैसा लगाया है, ये लोग वो 61% को ओन नहीं करते। तो हमें ये चाहिए होता है, ठीक है जी, फ्री फ्लोट चाहिए होता है। फिर आप कह रहे होंगे कि सर अब फॉर्मूला बताओ जी, कैसे कंप्यूट करेंगे? ऐसे आएगा बेटा तुम्हारा इंडेक्स। करंट फ्री फ्लोट देखना होगा आपको, करंट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी होगी, बेस मार्केट कैपिटल, मतलब जो आपने पढ़ा ही था, नहीं तो मैं आपको यहाँ दोबारा एक बार दिखा दूं क्योंकि आप भूल जाते हैं। बेस पीरियड निफ्टी 50 का November 3, 1995, और बेस वैल्यू उस वक्त है 1000। तो भाई अगर आपने इंडेक्स को कंप्यूट करना है, तो पहले तो जो इंडेक्स के अंदर, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं यार छोटा सा, मान लो कि भाई इंडेक्स के अंदर ना 5 कंपनियां हैं, ज़्यादा लंबी डिस्कशन तो कर नहीं ना सकते। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, ठीक है। अब इनकी मार्केट कैप आ चुकी है। मार्केट कैप का मतलब समझ रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। इसकी 5 लाख है आज की डेट में, इसकी 8 लाख है, और एक कंपनी और रख लो सर, ये लो जी, और इसकी 2 लाख है, इसकी सर 10 लाख है, और इसकी 12 लाख है। ये होगी मार्केट कैप। अब इंडेक्स के फॉर्मूले में मेरे को मार्केट कैप नहीं चाहिए, मेरे को करंट फ्री फ्लोट मार्केट कैप चाहिए, फ्री फ्लोट। तो हमें क्या करना होगा? इन कंपनियों का IWF पता करना पड़ेगा, इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर। अब वो मान लो पता कर लिया गया, इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर। इसमें मान लीजिए जी 70% है, इसमें 80% है, इसमें 60% है, इसमें मान लिया 75% है, ये सब रेंडमली हो रहा है भाई। और इसमें मान लिया जी फिर से 70% है। अब इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। 3.5 लाख, 6.4, 1.2, 7.5, नाउ दिस इज 8.4। अब इसको जोड़ लें, 3.5, 3.5 प्लस 6.4, 1.2, 7.5 और 8.4 को जोड़ दें इसमें, तो वैल्यू बनी तकरीबन 27 लाख। एक बार चेक कर लें, क्लास नहीं है ना, नहीं तो मैं तुम्हें कह देता कि देखो भाई कितना बना। 3.5, 3.5 में हमने जोड़ा 6.4, फिर 1.2, 7.5, फिर 8.4, 27 लाख। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। मतलब ये हमारा जो NSE का सॉफ्टवेयर है, मानो कि रोज ये काम जब मार्केट चल रही होती है हर वक्त कर रहा होता है, ये आएगा यहाँ 27 लाख। अब बेस मार्केट कैपिटल, मतलब कि जिस दिन जिसको बेस माना है उस दिन वैल्यू क्या थी, वो इंडेक्स को अगर आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो वो भी मिल जाएगा। अभी के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि जो जब हमने स्टार्ट किया, मतलब कि 95 में, उस वक्त जो बेस वैल्यू थी मान लीजिए, वो हम मान लेते हैं 5 लाख थी। 5 लाख, नो डाउट उसमें कई सवाल आपके मन में आ सकते हैं कि तब कौन सी कंपनियां थी, अब कौन सी कंपनी होगी। नो डाउट इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बेस कैपिटल के अंदर जड़ी भी चीज़ें हैं वो मान लीजिए कि 5 लाख की थी, उन कंपनियों की वैल्यू उस वक्त 5 लाख थी। आज फ्री, वो भी नेचुरल है, फ्री फ्लोट फॉर्म में ही था, और ये भी फ्री फ्लोट है। अब ये निफ्टी का जो स्टार्ट है वो 1000 से है, तो इससे आपका निफ्टी कितने में पहुंचा अभी आपको पता चल जाएगा। 27 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू सर 1000, 5400, ऐसे बनता है आपका इंडेक्स। अब कल ट्रेड होता, मान लो कल ट्रेड होता और ये 27 लाख की मार्केट कैप जड़ी हिल के हो जाती है 27.50, डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 1000, तो हम लोगों के सामने कैसी खबर छपेगी वो भी मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ये देखिए जी, 27.5 को हमने डिवाइड बाय 5 किया, इंटू 1000 कर दिया सर 5500। फिर आपको CNBC वाले कहते हुए मिलेंगे। आज निफ्टी में शानदार बढ़त दिखी गई है, 100 पॉइंट सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स ऊपर गया है। तो इस तरीके से ये चीज घूमती है।
तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पैसे लगाने उतर गए हैं और उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये जो मूवमेंट आई है वो कैसे आई है। तो इस तरीके से बेटा देखो, हमने जब भी पढ़ा हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा। तो ये भी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है अभी सबकी, जो इसको ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि हमने सीखना है काम को। नो डाउट आप बहुत बढ़िया एनालिस्ट बनेंगे, स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे बाद में, पर पहले सीखो तो सही ना, अच्छी तरह से समझो सही। तो ऐसे होता है इंडेक्स कंप्यूट। बाकी आप इंडेक्स किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, कल भी कहा था। एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे तुम में से कुछ सीए में आर्टिकल है, ये अपनी अर्निंग्स का भी इंडेक्स बना सकते हैं। मान लो आपने फर्स्ट ईयर के अर्निंग्स जो है स्टाइफेंड, उसको बेस माना, कितना मिलता, 1500 रुपये महीना मिलता, ये 18,000 नीचे आ गया। अब तुमने अपने इंडेक्स का जो स्टार्ट है वो 1000 से लिया, निफ्टी की तरह बेस पॉइंट 1000 लिए। अब जब आप सेकेंड ईयर में गए, मान लो आपका स्टाइफेंड 25,000 हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए। डिवाइड बाय 18,000 इंटू 1000, तो आपका जो इंडेक्स है 25/18 इंटू 1000 करके तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं 1389 की वैल्यू पे आ गया। फिर आप मान लो सीए बन गए और आपका पहला साल है, आपका 6 लाख रुपए का पैकेज लगा। अब एकदम से देखो इंडेक्स कितना ऊपर जाता है, 6 लाख डिवाइड बाय 18,000, हमने आपकी पहली कमाई कोई बेस माना होगा पूरे साल भर की, इंटू 1000, ये लो जी, आपका इंडेक्स यहाँ आ गया। 2 साल में मान लो आपका पैकेज हो जाता है 14 लाख रुपए, 15 साल बाद आप 1 करोड़ कमा रहे हो साल का, तो इंडेक्स कितना ऊपर जाएगा। तो इसीलिए तो बेटा बीएससी देखो ना, मैंने तुम्हें निफ्टी समझाया, अब बीएससी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे 100 है क्योंकि वो पुराना है, और वो 40,000 से ऊपर जा चुका है, ये कल हमने देखा था क्लास में। इस तरीके से भैया इंडेक्स कंप्यूट होता है। होपफुली अब आपको कोई इंडेक्स के बारे में डाउट नहीं रहेगा कि इंडेक्स कैसे कंप्यूट होता है। क्लास को और आगे बढ़ाया जाए, ले आओ जी देखते हैं सर। सर कल हमने यहाँ तक की डिस्कशन की थी, ये निफ्टी में देखा था कि क्या क्या है। आज हमारे पास कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब मार्केट में और आगे बढ़ने से पहले मार्केट में जो आम तौर पे भाषा यूज होती है, टर्म्स यूज होती है, उनका थोड़ा सा आइडिया ले लें। जैसे कहते हैं जी, कॉमन टर्म में आता है बुल मार्केट या बुलिश। वैसे पता है ये छोटे होते भी हमने कई बार सुना है, बाकी आम बंदे ने भी सुना होता है कि बुल बुल बेसिकली मार्केट तब होती है जब प्राइस ऊपर जा रहे होते हैं। ये देखो, ये दोनों यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये बुल है, इसके साथ प्राइस ऊपर बढ़ने का सिंबल दे रखा है, ये इसके अटैक करने के स्टाइल से है। ये बियर है, ये इसके अटैक करने के स्टाइल से। मतलब बुल और बियर इसीलिए फेमस टर्म है, मतलब कि इनका जो अटैक करने का स्टाइल है, बुल ऊपर की तरफ उठाता है आपको, बियर नीचे लाता है। कहता है जी, बुल मार्केट, इफ यू बिलीव दैट द स्टॉक प्राइसेस आर लाइकली टू गो अप, देन यू आर देन यू आर सेड टू बी बुलिश। मतलब अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर बढ़ेंगे या मार्केट में प्राइस दिखाई दे रहे हैं कि ऊपर ही बढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये बुल रन चल रहा है, मार्केट बुलिश है। अभी कल की बात देखो, कल बेटा देखो जी, आजकल वैसे कोरोना वायरस के कारण मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, पर कल अगर हम देखें तो एक जबरदस्त मार्केट में इंक्रीज आया। सेंसेक्स मतलब बीएससी 2476 पॉइंट बढ़ गया, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, नेचुरल वैसे भी आपने कई नोटिफिकेशंस में भी देख लिया होगा। ये इसने कहा कि एक दिन में इतना उछाल मई 2009 के बाद सबसे ज़्यादा वाला, मतलब उस वक्त के वन डे इंक्रीज को बीट किया। मई 2009 में क्या था कि उस वक्त आप ये लगा लें कि कांग्रेस की सरकार आई थी, कांग्रेस की, क्योंकि आपको बताइए ना 9 to 14 मनमोहन सिंह जी हैं, फिर उसके बाद मोदी जी हैं, मोदी 1 मोदी 2। तो उस वक्त लोग पिछली सरकार से बड़े दुखी थे, पता नहीं कांग्रेस आने भी बहुत खुश हो गए थे, तो इतने ज़्यादा मार्केट बढ़ी थी उस वक्त भी, बहुत बड़ा इंक्रीज आया था तब भी, ये उसको भी तोड़ गया शायद। तो ये आर्टिकल को हम थोड़ा और पढ़ते हैं ताकि इस तरह की चीज़ें आपने भी बाद में पढ़नी है। यहाँ भी बुल दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना बुल, उठा के मारेगा ये। अब इन्होंने बोला कि इंडस बैंक जो है वो 25% बढ़ गया, 25% तक बढ़ गया, देखो बेटा। फिर लिखा हो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स,
bulls made a terrific comeback on Tuesday with the benchmark indices posting their biggest single day gain since 18 मई 2009। कहता 18 मई 2009 के बाद एक ही दिन में आया हुआ ये सबसे बड़ा उछाल है। कारण बता रहा है वो अपनी तरफ से, सपोर्टिव ग्लोबल क्यूज and hope that the coronavirus spread may have peaked in key global center boosted the sentiment। सर इस पे जो इन्होंने लिखा है इनकी अपनी मर्जी है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट ऊपर जानी होती है ऐसे माहौल में वो एक दिन पहले पता चल जाता है। अब यूएस की मार्केट क्या है कि टाइम डिफरेंस के कारण वो जब हमारी मार्केट बंद हो जाती है उनकी मार्केट जिस तरह अभी शाम को शुरू होएगी, तो पहले ही संकेत मिल गए थे कि यूएस में बहुत ऊपर है मार्केट, तो इंडिया भी ऊपर ही खुलेगा। पर अगर आप ये सोचें कि कोरोना का जो संकट है वो खत्म हो गया है तो मार्केट अब एक साइड ऊपर ही जाने वाली है, नहीं सर, ऐसा अभी बहुत अर्ली है कहना। कई बार क्या होता है कि एफआई की पार्टिसिपेशन होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, फिर इसके अलावा हमारे इंडिया में यहाँ एक ऑपरेटर का भी गेम है, खुद ही बात करेंगे आगे सीरीज में। मार्केट को बढ़ा देते हैं, अच्छा बढ़ा देते हैं। आज के दिन में इतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये मार्केट आज 8 अप्रैल का ट्रेड हो चुका है। अगर कोई बंदा पैसे लगाना भी चाहता है तो भैया अभी थोड़ा स्लो स्लो करके लगाना, मार्केट दोबारा भी नीचे आ सकती है जब तक ये संकट दूर नहीं हो जाता। ठीक है, ये लिखने वाले तो लिख रहे हैं कि देखें जी पीक्ड आउट हो गया तो इसलिए ऐसा हो गया, और देखें S&P BSE सेंसेक्स टुडे रिक्लेम्ड क्रूशियल साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 30,000। कहते जी हमारे BSE ने अपना जो एक जरूरी लेवल है 30,000 का दोबारा रिक्लेम किया। अब कहते ही देखो हमारा हेडलाइन ये है कि इंडेक्स इतना जूम कर गया, देखो 9% एक दिन में बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तभी तो मैं कहता हूँ मार्केट्स बहुत एक्साइटिंग है यार। आप एफडी करो, साल में 9% रिटर्न नहीं आ सकती आपको, ये एक दिन में 9% बढ़ गया। मैं ये नहीं कह रहा आओ सट्टे लगाओ, ना ना, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे। बाकी जिस रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, देखो मार्केट ने रोज बढ़ना या कम तो होना ही है। हमने मार्केट में कुछ दिनों के लिए पैसा लगाना नहीं सीखना, लंबे टाइम के लिए सीखना। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हुए हैं वो ये तक कह गए कि अगर आप शेयर को 10 साल नहीं रख सकते, मतलब आप ये सोचते हैं कि 1-2 साल में निकल जाएंगे इसमें, बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि अगर आप 10 साल नहीं रख सकते स्टॉक को, इस बिजनेस में आप बिलीव ही नहीं करते इतने लंबे समय, तो चाहे ना ही खरीदो। यहाँ तक कह गए लोग। बेटा तभी वो स्टोरियां बनी ना कि 6,000 से शुरू करके 5,000 से शुरू करके 16,000 करोड़ बना दिए। इंट्राडे में थोड़ा ना बनते हैं, हफ्ते में थोड़ा ना बनते हैं, ये सीखना पड़ता है काम को। तो ये आर्टिकल आप नो डाउट नेट नोट पे और इसे पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी बताया कि निफ्टी आपका 708 पॉइंट ऊपर गया है, तो 8.76% वो भी अप था। तो और जो फार्मा इंडेक्स है, बैंक इंडेक्स है, वो भी ऊपर बढ़े। तो बुल की बात हुई थी तो मैं यहाँ आ गया, अब मैं वापस चलता हूँ अपने कोर्स को और आगे बढ़ाता हूँ। बियर मार्केट, इफ यू बिलीव दैट द स्टॉक प्राइस आर लाइकली टू गो डाउन, तो बेरिश होते हैं हम। तो पिछले 1-1.5 महीने से बेरिश ही चल रहे हैं, क्योंकि ये जो संकट है वो बहुत बड़ा है। इससे जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी का बुरा हाल, वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट ने बढ़ना है। तो नेचुरल मार्केट थोड़ी बेरिश है, वोलेटाइल भी है, नीचे जाती है, लोग बाइंग ले आते हैं, 1-2 दिन के लिए अपना माल लगाते हैं, पैसा अच्छा उसमें डालते हैं, दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं बेच के। तो बहुत बच के काम करने वाली मार्केट है इस वक्त। एक टर्म और आ रही है, ट्रेंड। ट्रेंड यूजुअली रेफर टू द जनरल मार्केट डायरेक्शन एंड इट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेंथ। कहता फॉर एग्जांपल अगर मार्केट डिक्लाइन कर रही हो फास्ट तो ट्रेंड इज बेरिश, और अगर मार्केट बढ़ रही हो तेजी से तो बुलिश भी कह सकते हैं। एंड इफ द मार्केट इज ट्रेडिंग फ्लैट, कई बार क्या होता है कि मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम से फॉर फ्यू वीक्स या मंथ्स 10 पॉइंट बढ़ रही है, 15 पॉइंट बढ़ रही है, फिर 10 पॉइंट टूट जाती है, 100 पॉइंट बढ़ती है, फिर 80 पॉइंट टूट जाती है, ऐसी एंजॉय करती रहती है एक रेंज में। तो जब मार्केट एक फ्लैट सा ट्रेड कर रही होती है ना, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है साइडवेज। ये जब आप मार्केट के रिगार्डिंग न्यूज सुननी शुरू करेंगे, इंटरनेट पे इतना लिटरेचर आप पढ़ेंगे, तो ये सारी टर्म्स आपके काम आएंगी कि मार्केट आजकल साइडवेज है, कई बार ऐसे कहा जाता है। फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक, सर फेस वैल्यू तो डिनोमिनेशन है ना। अब जिस तरह कल हमने कहा था कि जब बिजनेस बढ़ते हैं, कंपनियां बनती हैं, फिर वो लोगों को शेयर होल्डर बनाते हैं,
तो शेयर का एक डिनोमिनेशन फिक्स कर देते हैं। कंपनी की बुक्स में एक खुद ही कह लो जी, आप डिनोमिनेशन फिक्स कर दी जाती है। इट कैन बी 10 रुपी, इट कैन बी 1 रुपी, इट कैन बी 2 रुपी, इट कैन बी 5 रुपी। बाकी फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस में आपस में ऐसा कोई लेना देना नहीं है। अगर एक बेकार कंपनी है, उसकी बुक्स में हो सकता है शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये हो, मतलब उनके अकॉर्डिंग उनके एक शेयर की जो रिकॉर्डिंग हुई है उनकी बुक्स में 10 रुपये की वैल्यू के हिसाब से हुई है। हो सकता है मार्केट में 2 रुपये का मिल रहा हो, करंट मार्केट प्राइस हो सकता है था 2 रुपये हो, क्योंकि कंपनी पिट चुकी है। और दूसरी तरफ एक अच्छी कंपनी है, उसने डिनोमिनेशन वाइज फेस वैल्यू सिर्फ 2 रुपये रखी। 25 साल हो चुके हैं आईपीओ को आए हुए, आज मार्केट में मान लो 5,000 रुपये का शेयर। तो ये सिर्फ कंपनी की रिकॉर्ड बुक में ਉਹਦੀ एक वैल्यू, बाकी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। फेस वैल्यू और पार वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडिकेट्स द फिक्स्ड डिनोमिनेशन ऑफ शेयर। देन देयर इज अ टर्म 52 वीक हाई लो, ऑल टाइम हाई लो, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, स्क्वायर ऑफ, बहुत ज़्यादा टर्म्स ऐसी मैंने यहाँ रखी हुई हैं। लेक्चर को आज थोड़ा करते हैं कवर, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी रखेंगे आज की क्लास को। पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है 52 वीक हाई या लो, पिछले 52 वीक्स में मतलब एक साल में आपका शेयर कितने हाई पे गया, मतलब महंगे से महंगा प्राइस उसका क्या था। 52 वीक लो मतलब पिछले एक साल में लोएस्ट प्राइस का क्या है। मैं यहाँ पहले ये चीज़ ले आता हूँ आपके लिए तो थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए जैसे ये आज का ही डाटा है, तो कुछ सिलेक्टेड शेयर जो हमारे निफ्टी इंडेक्स का हिस्सा है हमने वो उठाए हैं। ज़्यादा नहीं है बेटा, पूरे नहीं उठाए, कल तो पूरे उठाए हुए थे। पहले तो निफ्टी खुद है, इंडेक्स आज इतने पे खुला, पूरे दिन में यहाँ तक गया, मैक्सिमम हाई इतना लगाया, लो यहाँ तक आया, कल इतने पे बंद हुआ था, आज इतने पे बंद हो गया। एलटीपी, एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। चलो कोई शेयर पिक करते हैं, एचडीएफसी। देखो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एचडीएफसी ओपन इतने पे हुआ, मतलब आज जब इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो पहला सौदा 879 पॉइंट कुछ पे लगा एचडीएफसी बैंक पे, डे हाई 945, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ ही घंटों में ही 945 तक चला गया था। पर बेटा देखो 866 पे भी आया था, कल कितने पे बंद हुआ था प्रीवियस क्लोज, 896.1। एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस इतना, कितना चेंज आया रुपए में, 7 रुपये 40 पैसे नीचे गया, ऐसा दिखाया जा रहा। वो आप यहाँ से समझ भी सकते हैं क्योंकि जो प्रीवियस क्लोज है वो 896.10 का है और आज का जो क्लोज है एलटीपी ये इतना है। तो इसको 896.10 को हम 8888.7 हटाते हैं तो एग्जैक्ट 7.4 लाल निशान में दिखाई दे रहा। 1% के आसपास वैल्यू नीचे चली गई। कितने शेयर्स में ट्रेड हुआ ये भी बताया गया, क्या वैल्यू बनती है ट्रेड की ये भी बताया गया। पिछले 52 हफ्तों का, पिछले एक साल में उच्चतम स्तर जिसे कहते हैं, मतलब 52 वीक हाई, मतलब जितने मैक्सिमम प्राइस क्या आ रहा है पिछले 52 वीक्स में 1305.5। लो क्या है, लो तो सर अभी बने हैं थोड़ी देर पहले ही, पिछले एक साल में 738 रुपये.75 से नीचे नहीं गया। तो अगर आप एचडीएफसी को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपकी निगाह पूरी इस पे बनी हुई है और 52 वीक लो भी आपको दिख रहा है, तो आप देख ही रहे हैं कि मंदी छाई हुई है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। और ये एक्साइट भी करती है लोगों को कि खरीदो। एकदम नहीं खरीदना बेटा, पहले थोड़ा सीखना है। हाँ, जो आप में से सीखे हुए हैं, जिनको आता है काम और वो नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ा लेक्चर्स को सुन रहे हैं, उनको भी यही एडवाइस है कि अगर खरीदना भी है अमाउंट एक फिक्स कर लो कितना लगाना है, जब तक सब कुछ स्टेबल नहीं होता, और 10 इंस्टॉलमेंट्स में लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाओ। नो डाउट इट्स अ वेरी गुड शेयर, बहुत अच्छा शेयर है, बड़ी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, पर अभी कह नहीं सकते कि ये सब कुछ कितनी देर चलना है जो चल रहा है। तो भाई मेरे को एक बात और दिमाग में आ रही है, तुम में से कई ये भी सोच रहे होंगे कि ये प्रीवियस क्लोज ये है, ओपन इतने पे है, मतलब कल कल आप कह रहे हो सर 896.1 पे बंद हुआ, आज 879.95 पे खुला। हाँ जी सर ऐसा ही होता है, आज जैसे यहाँ बंद हो गया कल इस पे थोड़ा ना ओपन होएगा। ओपन पता है किसे मानते हैं ये लोग,
बेटा वो वैसे ना सोचना कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक तो अगले साल का ओपनिंग, नहीं नहीं, ये मार्केट है भाई, तुम्हारी अकाउंटेंसी नहीं है। मार्केट चल रही है इस वक्त। यहाँ ये बंद हो गया। मान लो कल सुबह लोग पागल हो जाए, मैंने भी एचडीएफसी बैंक खरीदना है, मैंने भी एचडीएफसी बैंक खरीदना है। आपको जी बिड और आस्क होता है, मतलब कि आपको एक रेट देना पड़ेगा, मैंने इतने पे खरीदना है। बेचने वाला कहेगा मैंने इतने पे बेचना है। जैसे आपको जी मैं इसे 880 पे खरीदने के लिए तैयार हूँ, बेचने वाला कहेगा बड़ा चालाक है तू, मैं तो बेचूंगा पर 900 पे, तो सौदा ही नहीं होगा। आप कह रहे हो 800, वो कह रहा है 900। पर अब अगर आप मान गए कि हाँ भाई इससे पहले ये और प्राइस को बढ़ा दे, और आपने 900 पे से खरीद लिया, और वो दिन का पहला ट्रेड हुआ, तो कल का ओपनिंग प्राइस क्या होगा? 900। इसलिए शेयर मार्केट में जहां शेयर आज बंद हो रहा है, कल उतने पे खुलेगा, ऐसा कहना गलत है। ऐसा कभी कभी होने को हो भी सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होता। तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई में वापस आए, यहाँ देखें क्या क्या पढ़ रहे थे। तो आपने 52 वीक हाई और 52 वीक लो तो देख लिए कि पिछले 52 हफ्तों में, मतलब पिछले पूरे एक साल में हाईएस्ट लेवल पे कहाँ तक गया, लोएस्ट पे कहाँ तक गया, और आगे क्या क्या रखा है, ऑल टाइम हाई और लो। सर ये एनएससी वाले प्राइस लेवल चार्ट पे ना इस वक्त रिफ्लेक्टेड नहीं है, इसके लिए मैं आपको और पीडीएफ जरूर आगे दिखाता रहूंगा। ऑल टाइम हाई और लो का मतलब क्या होता है वो हम समझ सकते हैं। मतलब ये होता है कि भाई आप लाइफ टाइम में, मतलब जब से शेयर लिस्ट हुआ है, उसने अपनी लाइफ टाइम हाई क्या बनाया, मतलब मैक्सिमम कितने प्राइस तक गया। 52 वीक का मतलब तो सिर्फ पिछला साल ना, पर अगर शेयर को लिस्ट हुए वो 20 साल हो गए, तो 20 साल में सबसे ऊपर कितने पे गया, और 20 साल में सबसे नीचे कितने पे गया। ये होगा ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। फिर आता है अपर सर्किट लोअर सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कई बार शेयर्स बहुत एबनॉर्मल मूवमेंट दिखाने लग जाते हैं, शेयर्स क्या इंडेक्स भी। तो एक्सचेंजेस ना सर्किट फिक्स कर देते हैं। अपर सर्किट का मतलब ये होता है कि अगर इस प्राइस से ऊपर गया तो ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। लोअर सर्किट का मतलब ये होता है अगर इस प्राइस से नीचे गया तो भी ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। इससे पहले थोड़ा पढ़ें, फिर मैं एग्जांपल लूंगा। द एक्सचेंज सेट अप द प्राइस बैंड at which the stock can be traded in the market on a given trading day. Highest price the stock can reach on the day is the upper circuit. स्टॉक मैक्सिमम कितने प्राइस पे जा सकता है एक दिन में, उसे कहते हैं अपर सर्किट। लोएस्ट प्राइस इज द लोअर सर्किट। लिमिट फॉर स्टॉक इज सेट एट 2%, 5%, 10, 20 बेस्ड ऑन द एक्सचेंज सिलेक्शन क्राइटेरिया। कहता भाई लिमिट जो है वो 2% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ये एक्सचेंज डिसाइड करेंगे। जो तो वो हाई क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, लंबे समय से ट्रेड हो रहे होते हैं, बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं, उनमें लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है। जो ये छोटी छोटी कंपनियां होती है जिनमें स्पेकुलेटर का ज़्यादा डर रहता है, उनमें लिमिट छोटी हो जाती है कई बार। बाकी कंपनी कितनी पुरानी है, कितने देर से ट्रेड हो रही है, वो सारी चीज़ें भी इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट ये सर्किट लिमिट मैं और आप नहीं डिसाइड कर सकते, दिस विल बी फिक्स्ड बाय एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए कोई शेयर 1000 रुपये का है और उस पर 5% का सर्किट है, तो उसकी अपर लिमिट हो जाएगी इतनी, लोअर लिमिट 5% नीचे 950। यहाँ आ गया तो अपर सर्किट लग जाएगा, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, इसके अंदर फ्रीज हो जाएगा ये आज के लिए। यहाँ आ गया तो लोअर सर्किट लग जाएगा, तो इस पर ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। ऐसा हो रहा है बेटा। एक शेयर है बड़ा तगड़ा आईआरसीटीसी का, पिछले साल ਇਹਦਾ आईपीओ आया, मैंने भी सब्सक्राइब किया, मुझे मिला भी। ये रोज अपर सर्किट में जा रहा है आजकल, खुलता है साथ में 5% बढ़ जाता है, बंद हो जाता है, खरीदने का मौका ही नहीं आता। लोग पागल हुए पड़े हैं इसके पीछे, रोज अपर सर्किट में जा ही जा रहा है। तो ये इसलिए होता है, कई बार सर्किट के पीछे थीम समझे गए हैं। थीम ये है कि कई बार किसी न्यूज के चलते, किसी घबराहट के चलते इन्वेस्टर्स का ज्यादा ही नुकसान ना हो जाए। जैसे कई बार पैनिक सेलिंग आ जाती है ना, लोग बेचने लग गए, एक ही दिन में 1000 रुपए की चीज को 600 का करके रख दिया। सही नहीं है। लोअर सर्किट बचाएगा कि समझो, रिएक्ट ना करो, सांस लो, आज का दिन सोचो, कल आना फिर दोबारा मार्केट में। और ऐसी बेवकूफों की तरह कोई अफवाह के चलते खरीदने लग गए, 1000 रुपए की चीज को एक ही दिन में 1200 का कर दिया। अपर सर्किट बचा सकता, समझ रहे कि नहीं। तो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए है ये सब भी।
Exchange places these restriction to control the excessive volatility. Volatility मतलब ज़्यादा हलचल ना आए स्टॉक के प्राइस में जब नई खबर आए सामने. Then there is a term which is known as long position. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, खास तौर पे जब आप मेरे से फ्यूचर सीखोगे. लॉन्ग और शॉर्ट ये दोनों हमें सीखना है. केयर ऑफ भी सीखना है. ओ एच एल सी बेटा थोड़ा सा माफ करें, मैं ये पहले उठा रहा हूँ क्योंकि ये ना मैंने आपको करा दिया है. ओ एच एल सी मेरे को पहले कराना है. ओ एच एल सी स्टैंड फॉर ओपन, ओपन, हाई, लो, क्लोज. ओ एच एल सी देखे थे, अभी देखे थे भाई, ये देखो ये लो. जैसे एच डी एफ सी बैंक, ओ ओपन 879.95, हाई 945, एल लो सर 866.10, क्लोज सर 888.7. ले आओ पढ़ो इसको दोबारा. OHLC stands for open, high and close. Open is the price at which the stocks open for the day, जितने पे खुला. High is the highest price at which the stock trade during the day. Low is the lowest, जितने पे स्टॉक ट्रेड हुआ निचले स्तर. क्लोज इज द क्लोजिंग प्राइस. तो ये आपके OHLC हैं. अब हमारे को आज की क्लास में 3 चीजें और सीखनी है बेटा, फिर उसके बाद आप फ्री हैं. ये 3 चीजें तो बेटा आज करनी होंगी आपको. लॉन्ग पोजीशन. लॉन्ग पोजीशन और गोइंग लॉन्ग इज सिंपली अ रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रेड. तो लॉन्ग का सिंपली मतलब पता क्या होता है? लॉन्ग का मतलब मार्केट में होता है बढ़ाना, प्लस करना. तो अगर कोई लॉन्ग कर रहा है ना तो मतलब वो खरीद रहा है चीज को. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ब्रॉट और इंटेंड टू बाय बायोकॉन शेयर, फार्मा कंपनी काफी अच्छी है भी, देन यू आर सेट टू बी लॉन्ग ऑन बायोकॉन. तो आप बायोकॉन को प्लस करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, और प्लानिंग टू गो लॉन्ग ऑन बायोकॉन. तो लॉन्ग किसके लिए शब्द है, हम ये यहाँ लिख लें अपने लिए. जैसे हम कुछ बाय करते हैं ना शेयर को, तो उसे कहा जाता है हमने उसे लॉन्ग कर दिया, प्लस कर दिया, लॉन्ग पोजीशन कही जाती है. जैसे तुम्हें HDFC बैंक मैंने अभी दिखाया, तुम्हें पसंद आ गया शेयर, तुमने कल ही 890 रुपए के हिसाब से उसके 10 शेयर खरीद लिए. आम भाषा में कहेंगे खरीद लिए. ज्यादातर खरीद लिए ही कहा जाता है, बट जिस तरह F&O आगे करेंगे ना तो उसमें कहते हैं मैंने लॉन्ग कर दिया. जैसे बाकी वेन एवर यू बाय यू कैन से कि भाई आपने लॉन्ग कर दिया, आपने खरीद लिया. तो लॉन्ग किसके लिए वर्ड है? बाय के लिए. फिर शॉर्ट किसके लिए वर्ड होगा? सर शॉर्ट फिर वर्ड सेलिंग के लिए होगा. यहाँ थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला जिसमें दिमाग भी खराब होगा, ध्यान देना. When you short, you have a bearish view on the stock. You profit if the stock price goes down. देखो ऐसा होता है शेयर मार्केट में ना, हम जैसे रिलायंस है, रिलायंस का LTP आ रहा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ रहा, मान लो 1236 रुपये. आपको लग रहा है कि रिलायंस आगे भी बहुत बढ़ने वाला है, तो आप बाय करोगे, और उसे हम इस भाषा में क्या कह देंगे? लॉन्ग. पर जब आपको लगे कि रिलायंस यहाँ से गिरने वाला है, काफी ऊपर चढ़ गया, अब ये गिरेगा, तो आप क्या करोगे? मासूम जो बच्चे होते हैं सर कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली तो कुछ नहीं करेंगे, पर एक चीज कर सकते हैं मार्केट में, इसको सेल कर सकते हैं. बच्चा कहता है सर मैं तो खरीदा ही नहीं, तो मैं वो चीज कैसे बेच दूं जो मेरे पास है ही नहीं. बेटा बर्दाश्त करो, अभी बता रहे हैं. सेल करने का मतलब होता है शॉर्ट करना. पहले तो ये लिखवा दिया. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. जी आपके पास नहीं भी है तो भी आप बेच दो. बंदा कहता है सर कैसी बातें कर रहे हो, मैंने 1236 पे सेल कर दिया. हाँ सर बिल्कुल कर दिया, कर सकते हैं ऐसा. फिर एंड क्या होगा इसका? सर आपने इसे सेल कर दिया, अपनी इस पोजीशन को खत्म करने के लिए बाद में खरीदना होगा. बाद में अगर ये नीचे आ गया, मान लो ये 1200 का हो गया, तो आपको हो जाएगा फायदा, क्योंकि सेल हाई बाय लो. कितना फायदा? 36 रुपए का एक शेयर के पीछे. ऐसा हो सकता है? यस सर हो सकता है. पूरे डिटेल्ड में मैं F&O में समझाऊंगा, पर अभी मैं ना आपके अंदर पहले पैदा करूँ कि ये चीज़ हो जाती है कि कई बार हम वो चीज़ भी बेच देते हैं जो हमारे पास नहीं होती. मैं बता देता हूँ सिंपल डे टू डे वाले एग्जाम्पल में. जैसे कोई चीज़ मार्केट में नई नई आई है, नई चीज़ आई है और बड़ी शॉर्टेज है उसकी मार्केट में, ठीक है. तो आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो,
कोई एग्जांपल ले लो कुछ भी, जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन ही है। मोबाइल फ़ोन आया, बड़ा कैंट आया कुछ, तो फिर वो बड़े फीचर्स हैं उसमें और बड़ा अच्छा, मतलब कि सब कुछ बहुत बढ़िया उसका, पर वो बड़ा शॉर्ट इन सप्लाई हुआ बड़ा। तो आप शॉपकीपर के पास जाते हो कि यार ये मोबाइल खरीदना है, और वो कहता है कि यार ये तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ये तो इसमें अवेलेबल है नहीं है मेरे पास। ठीक है, आप कहते हो कब तक आएगा? वो कहता है जी नेक्स्ट वीक आएगा। आप कहते हो ये फिर ना आप पैसे रख लो, मेरे को ये दे देना, मेरा एक रिजर्व कर लो जैसे। वो कहता है नहीं, अभी तो हमें प्राइस भी नहीं पता, कि कंपनी ने शायद प्राइस भी चेंज करने हैं, हमें नहीं पता होता। अगर आप उसे एक डील दो कि भाई आप ये हो, वो शॉपकीपर भी है, आप उसे कहो जी मैं 20,000 रुपये दे देता हूँ, ठीक है, ये आप इतने पे मुझे सेल कर दो, बाद में आपको कुछ नहीं कहूंगा, चाहे प्राइस से ज्यादा हो चाहे कम हो। हाँ, अगर प्राइस से ज्यादा हो तो मैं वैसे ही नहीं कुछ कहूंगा। शॉपकीपर अगर ये ट्रेड में एंटर हो जाए, तो ध्यान से देखो, वो मोबाइल तुम्हें बेच रहा है जो उसके पास अभी है भी नहीं। प्राइस पहले एंटर हो गया सेल का, कितना? 20,000। अब क्या होगा? मोबाइल आएगा उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर से, अगर उसको इससे सस्ते में आ गया, मान लो उसको बाय करने का मौका मिल गया 18,000 रुपये, तो उसको प्रॉफिट हो गया शॉर्ट करके। देख रहे हो, इसमें कौन सा मोबाइल था उसके पास, उसने पहले ही बेच दिया, बाद में खरीद लिया कवर करने के लिए। पर अगर ये 20,000 रुपये आपसे लेके वो माना हुआ कि उसने बेच दिया, और बाद में मोबाइल आता ही उसको 20,800 का है, तो भैया हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम प्राइस के बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे, तो ये लॉस भी उसी को सहना होगा। सेम बेटा रिलायंस में होगा। अगर आपको लगा कि रिलायंस नीचे जाने वाला और आपने यहाँ शॉर्ट कर दिया, और कुछ ही दिनों में या कुछ ही मिनटों में रिलायंस हो गया 1280 का, तो यहाँ आपका हो गया जी लॉस जबरदस्त। देख रहे हैं कि नहीं? तो मार्केट ये चीज ऑफर करती है। अब इसे इंट्राडे में भी किया जा सकता है, फ्यूचर्स के थ्रू भी किया जा सकता है, पूरी एक मतलब कि अच्छी डिस्कशन इस पे बनती है। पर मैंने आपके दिमाग में ये डाल दिया कि हम मार्केट में शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। देन उसके बाद जी स्क्योर ऑफ, लास्ट टर्म फॉर द डे, स्क्योर ऑफ। स्क्योर ऑफ का मतलब होता है कि भाई पोजीशन खत्म करना। स्क्योर ऑफ इज अ टर्म यूज्ड टू इंडिकेट दैट यू इंटेंड टू क्लोज एन एग्जिस्टिंग पोजीशन। बोले जब आप एक एग्जिस्टिंग पोजीशन को खत्म करना चाहते हैं तो ये टर्म यूज होती है। तो कहता है इफ यू आर अ लॉन्ग ऑन स्टॉक, तो स्क्योर ऑफ का मतलब क्या होगा? इफ यू आर अ लॉन्ग ऑन ए स्टॉक, स्क्योरिंग ऑफ मींस टू सेल। लॉन्ग का मतलब था कि खरीद रखा है, अब मैं पोजीशन खत्म करना चाहता हूँ तो बेच दो माल, खरीदा पहले हुआ बेच दो, स्क्योर ऑफ हो गया, खत्म होगी बात। प्लीज रिमेंबर, व्हेन यू आर सेलिंग द स्टॉक टू क्लोज एन एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन, यू आर नॉट शॉर्टिंग द स्टॉक। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमें एसबीआई का शेयर पसंद आया, हमने 190 रुपए के रेट पे 1000 शेयर खरीद लिए, तो ये हमने क्या किया? लॉन्ग। 5 दिन बीते, शेयर 208 के लेवल पे आ गया, हमने 1000 शेयर सेल कर दिए। अब ये जो सेल हो रहा है ये कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बन रही, ये स्क्वेयर ऑफ हो रहा है। पहले लॉन्ग थे, अब सेल करके खत्म कर दी अपनी पोजीशन, स्क्वेयर ऑफ कर दिया। समझ रहे? ये लिख रहा भाई इंग्लिश में। एंड व्हेन यू आर शॉर्ट ऑन ए स्टॉक, जैसे रिलायंस में हमने शॉर्ट किया हुआ था, स्क्वेयरिंग ऑफ का मतलब होगा उसको बाय करना। कहता है याद रखें, जब आप खरीद रहे हैं आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को खत्म कर रहे हैं, आप दोबारा से लॉन्ग नहीं कर रहे। मोबाइल के एग्जांपल में भी ऐसे ही था, 20,000 रुपये पे शॉर्ट किया हुआ था, डीलर से माल आ गया 18,000 रुपये, बात खत्म होगी, क्योंकि कोई नई पोजीशन तो बनी ही नहीं, पोजीशन पहले ही शॉर्ट थी। 18,000 का मोबाइल आया, कस्टमर को दे दिया, 2,000 कमा लिया। 20,800 का आया, 800 का नुकसान करवा लिया। तो मार्केट बेटा दोनों साइड है, मतलब यही नहीं कि अगर आप खरीद के पैसा बनाएंगे, आप बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। यही तो बेटा ये माया जाल है। तभी कहता हूँ थोड़ा टाइम लगा लो, सारी जिंदगी खुश रहोगे, सुखी रहोगे, बहुत कुछ सीख जाओगे, लिमिटेड सी कैपिटल से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है जी बेटा जी। और रिस्पॉन्स थोड़ा और ज्यादा चाहिए मेरे को, थोड़े व्यूज और ज्यादा आने चाहिए, कमेंट और ज्यादा आने चाहिए, मोटिवेशन का लेवल तब चार्ज होगा। और ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।